नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। भारतीय रियल एस्टेट में हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त मांग बनी हुई है, जिसका उदाहरण है अप्रैल के महीने में मुंबई में हुई घरों की बिक्री। बीते अप्रैल महीने में मुंबई में 11,500 घर बिके हैं, जो कि अप्रैल महीने में बीते 12 साल में सबसे अधिक हैं। बीते साल के मुकाबले 16% अधिक घर बिके हैं और इससे राज्य सरकार को 1,043 करोड़ की आमदनी हुई है। घरों की मजबूत बिक्री देखकर निवेशक भी उत्साहित हैं। 2024 में जनवरी से मार्च के दौरान टॉप 8 शहरों के रियल एस्टेट में 1.1 अरब डॉलर का निवेश आया है, जिसमें 63% भागीदार रेजिडेंशियल सेगमेंट है। यानी घरों की मजबूत मांग ने रियल एस्टेट में निवेशकों का फोकस रेजिडेंशियल सेक्टर की ओर बढ़ा दिया है। ऐसे में मौजूदा स्थिति क्या है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी कैसी रह सकती है, हाउसिंग में फंडिंग की जो समस्या थी वो कितनी कम हुई और रियल्टी सेक्टर का ट्रेंड क्या कह रहा है, समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अमित गोयनका है हमारे साथ, एमडी नेसेस फाइनेंस, और आदित्य कुशवाहा हैं, डायरेक्टर एंड सीईओ एक्सिस ई कॉप। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अमित जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, 1.1 बिलियन डॉलर के कुल रियल एस्टेट निवेश का 63% हिस्सेदार रेजिडेंशियल सेगमेंट है। क्या हाउसिंग सेक्टर में फंडिंग की जो समस्या थी वो अब कम हो चुकी है, या फिर ये जो फंड है वो कुछ खास डेवलपर्स तक, कुछ खास प्रोजेक्ट तक ही पहुंच पा रहा है? नहीं, बेशक दीपक जी, काफी हद तक पिछले 3 से 4 तिमाहियों में काफी ज्यादा निवेश रेजिडेंशियल सेक्टर में रहा है, जिसमें आप अगर रिपोर्ट में भी देखेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी बड़े पैमाने में निवेश किया है हाउसिंग सेक्टर में, जो पहले दूर थे इस सेक्टर से। विदेशी निवेशक भी इसमें जुड़े हैं काफी बड़े पैमाने में। इनफैक्ट जो इंडिया का लार्जेस्ट फंड मैनेजर है, उन्होंने पिछले 1 साल में ही सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट उठाया है ग्लोबल इन्वेस्टर से, विदेशी निवेशकों से हाउसिंग सेक्टर के लिए। काफी बड़े पैमाने में वर्ल्ड बैंक और अन्य कई मल्टीलैटरल और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस सेगमेंट में एंटर हुए हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी जोड़ा है इस पूरे मुहिम में, और काफी अच्छी खासी धनराशि जमा करके छोटे डेवलपर्स को ही मुहैया कराई है। तो मेरे को लगता है कि इस समय लिक्विडिटी का इश्यू नहीं रहा है। हाँ, ज्यादा करके जो चर्चा अब होती है वो ब्याज दर को लेके होती है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई है और अब डेवलपर्स का अब ये मंशा है कि कहीं ना कहीं वो ब्याज दर कम हो। बट लिक्विडिटी का कंसर्न मेरे हिसाब से पिछले मैं 2 या 3 तिमाही से देख रहा हूँ दीपक जी, कि इस समय कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है जो लिक्विडिटी के लिए अटका हुआ है। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा। ट्रेडिशनल हाउसिंग से आपका सेगमेंट थोड़ा अलग है। हालांकि बीते कुछ साल में आपके सेगमेंट में यानी सेकंड होम में हमने काफी अच्छी डिमांड देखी है। अब तो फ्रैक्शनल ओनरशिप ने इस सेगमेंट में और अधिक मांग बढ़ाई है। आपका अनुभव क्या कह रहा है? दीपक जी, देखिए, फ्रैक्शन ओनरशिप के जरिए जो छोटा निवेशक है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। अभी आप समझ लीजिए, छोटा निवेशक 1 स्क्वायर फीट भी बाई कर सकता है थ्रू फ्रैक्शन ओनरशिप ओनली। और छोटा निवेशक बाजार में उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि फ्रैक्शन ओनरशिप को लेके अभी बाजार में भ्रम बहुत तरीके के हैं कि उनका एग्जिट प्लान कैसे हो सकता है, बट ग्रेजुअली वो सारी चीजें जो नई टेक कंपनीज आई हैं, प्रॉप टेक कंपनीज आई हैं, वो उनको उनको सोल्यूशन दे रही हैं उनका, कि उनका एग्जिट आसान से हो सके। और इसके जरिए जो है, जितना सेकंड होम है उसमें काफी हद तक बूम है। सेकंड होम में आज की तारीख में इंडिया में 15-17 कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े लेवल पे फ्रैक्शन ओनरशिप का काम कर रही हैं, और अच्छा, मतलब कस्टमर्स को भी अच्छा रिटर्न दे रही हैं। क्योंकि जो सेकंड होम है, कहीं ना कहीं उसमें कस्टमर का रुझान ये रहता है कि उसको रिटर्न मिलता रहे, क्योंकि वो उसका लॉन्ग टर्म कंज्यूमर नहीं होता, उसका यूटिलाइजर नहीं होता है, उसका यूटिलाइजर रेंटल इनकम ही होती है। तो वो कहीं ना कहीं उसको एक इच्छा होती है कि उसका रेंटल पे चढ़ा रहे और उसको वापस उसको रिटर्न मिलती रहे। अब टिकट साइज धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप बात करें कि गोवा के लोकेशन पे विला तो 5-7 करोड़ रुपए का विला का प्राइस पहुंच गया है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उसमें एंटर करना अपॉर्चुनिटी कठिन हो जाती है। और जो 5-7 लाख रुपए का टिकट साइज का बायर है, वो उसको रेंटल पे चढ़े या ना चढ़े, वो उसको बहुत ज्यादा उसके लिए मायने नहीं लगते। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसको रेंटल इनकम की एक अपॉर्चुनिटीज की वो रहती है, उसके लिए फ्रैक्शन ओनरशिप एक रामबाण की तरह है, जिसको वो अभी बहुत अट्रैक्टिव वे में उसको जो है अट्रैक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके प्रति वो सीरियस होकर उसमें बाइंग कर रहा है। अमित जी, ये जो निवेशक हैं डोमेस्टिक मार्केट के या फिर फॉरेन मार्केट के, ये कौन लोग हैं? चेन्नईज हैं, कंपनियां हैं, या फिर कुछ और? दूसरा ये कि जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर में निवेशकों का भरोसा लौट रहा है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए? बहुत बेहतर सवाल है दीपक जी। पहले जो ये पूरी की पूरी धनराशि की जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी इंस्टीट्यूशन के हाथों में थी, चाहे आप बैंक्स मान लीजिए, एनबीएफसी मान लीजिए, या फंड्स मान लीजिए।
अब ये काफी हद तक डेमोक्रेटाइज हो गई, जैसे आदित्य बता रहे हैं कि अब छोटा निवेशक भी चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं उस बढ़ती हुई एसेट क्लास या जो घर का पूरा और या हाउसिंग सेक्टर का जो पूरा एक एक माहौल बना हुआ है, जो दमखम बना हुआ है, जो रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, उसमें मैं भागीदारी बनूं। तो कई सारे ऐसे फ्रैक्शनल या डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो काफी हद तक छोटे निवेश को भी जोड़ रहे हैं। खैर इस समय उनकी संख्या काफी कम है। उसके अलावा अब अगर आप देखेंगे तो कई नए फंड्स ने भी इस समय कदम लिया है इंडिया में, जो ज्यादा करके डोमेस्टिक पैसा रेस कर रहे हैं या किए हुए हैं। तो ऐसे कई सारे इंटरनेशनल फंड्स मैंने आते हुए देखे हैं पिछले 12 महीनों में दीपक जी, जो विदेशी मुद्रा में निवेश करके इंडियन रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। क्योंकि इस समय जो इंडिया का जो रिटर्न्स है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जो रिस्क एडजस्टेड अपॉर्चुनिटी है, वो उनको दुनिया भर में और कहीं नहीं उपलब्ध हो सकती। तो ओके। इसके लिए कई सारे ऐसे नए लोग हैं जो यूके से आए हैं, इजराइल से आए हैं, जापान से आए हैं, कोरिया से आए हैं, मिडल ईस्ट हम्म। से आए हैं, जो इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा रुचि से देख रहे हैं। और जी। खैर बहुत बड़ा निवेश नहीं लाएंगे, हो हम्म। सकता है शुरुआत हो उनकी 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ से, जी। मगर ये धनराशि बढ़ती रहेगी। तो इस ठीक। समय ये जो हाउसिंग सेक्टर के लिए जो एक रुख बना हुआ है वो काफी वाइड स्प्रेड है। आदित्य जी, ये अहम बात कही अमित जी ने कि भारतीय रियल एस्टेट में निवेशकों का फोकस बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। जाहिर तौर पर आगे भी हम ये निवेश बढ़ता हुआ देख सकेंगे। अगर लोकेशन वाइज देखें तो $1.1 बिलियन के निवेश में बेंगलुरु में सबसे अधिक 25% हिस्सा निवेश हुआ है। ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस किन रीजन्स में सबसे अधिक देखने को मिलता है? सर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं साउथ पोर्शन से अट्रैक्शन हो ही रहा है। तो उसकी वजह से जो है उस तरफ काफी जो है उनका चार्म रहा है। और बैंगलोर मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बैंगलोर 2001 से जो है रियल एस्टेट बूमिंग पर है। तो 2001 में जो बैंगलोर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, तब से वो आज आज जो है पीक पे हर मंथ ग्रोइंग है। और कहीं ना कहीं आईटी सिटी होने की वजह से जो बैंगलोर का रेजिडेंशियल सेक्टर है उसमें जो रेंटल इनकम है वो कहीं ना कहीं कमर्शियल पैरामीटर को टच करती है। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें और रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करें और बैंगलोर जैसे शहर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो उसकी वजह से भी वो जो बड़ी जो टेक सिटीज हैं जहां पर टेक का बिजनेस ज्यादा है उन पे रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चार्म है। बैंगलोर के अलावा आपको इसका ट्रैक्शन टेक सिटी होने के नाते पुणे में भी दिखेगा। आपको इसका जो है इम्पैक्ट हैदराबाद में भी ग्रोइंग दिखेगा। नोएडा और गुड़गांव में भी इसका इम्पैक्ट सेम रेशियो से ग्रोइंग दिखेगा। बैंगलोर चूंकि पहले से आगे चल रहा था इसलिए उसका रेशियो ज्यादा दिख रहा है। अमित सर, आपसे अगला सवाल यह होगा कि रीजन वाइज निवेशकों का फोकस आप किधर देख रहे हैं? दूसरी बात कि हमारे रियल एस्टेट मार्केट का जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए जो निवेश आ रहा है वो कैसा है? दीपक जी, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। जहां तक आप देखेंगे आंकड़ों को, तो हम देश के सिर्फ 7 या 8 शहरों की बात करते थे और ज्यादा करके जो आंकड़े इन शहरों से निकलते थे। पिछले 2 साल से मुंबई पुणे 55% की सेल्स कर रहे हैं पूरे इंडिया के मुकाबले। तो अगर 4 लाख करोड़ की बिक्री हुई है तो मुंबई पूना में 2 से 2.25 लाख करोड़ की बिक्री हुई है। तो नंबर वन डेस्टिनेशन हाउसिंग को लेके तो आज भी मुंबई पूना बना हुआ है। जहां तक कमर्शियल रियल एस्टेट को लेंगे तो बैंगलोर हमेशा नंबर वन पे था। तो 50 से 55 मिलियन स्क्वायर फीट अगर एनुअल अब्जॉर्प्शन थी कमर्शियल में, तो 20 से 25 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर तो सिर्फ बैंगलोर का कंट्रीब्यूशन रहता था। जहां तक अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल की बात करें, अब हमारे जैसे फंड्स हैं, एचडीएफसी ने भी ऐलान किया है, कोटक ने भी ऐलान किया है, बजाज ने भी ऐलान किया है, टाटा कैपिटल ने भी ऐलान किया है। तो देश के जो 4-5 टॉप लेंडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफी हद तक ये ऐलान किया है कि अब ये अपनी बुक को 40% तक भारत तक ले जाएंगे। ओके। मतलब काफी बड़ी संख्या जो है धनराशि की, वो मेट्रो से हटके अब वो भारत की तरफ या टियर 2 टियर 3 और इमर्जिंग सिटीज में एलोकेट होगी। तो करेक्ट। शहर जो 100 स्मार्ट सिटीज आइडेंटिफाई हुई थी, उसमें 50 स्मार्ट सिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी मुझे दिखती हैं। यानी रिपोर्ट में जो आंकड़े दिख रहे हैं उसको एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी से मार्च के बीच रियल्टी सेक्टर में हुआ निवेश फ्यूचर रियल एस्टेट की तस्वीर पेश कर रहा है। अच्छी बात यह है कि हाउसिंग सेगमेंट जहां फंड की किल्लत होती थी वहां अब निवेशकों का फोकस बढ़ता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अमित सर और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको रूबरू कराएंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ताजा हालात से।
एक अलग तरह की ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम क्रिसिल की रिपोर्ट की बात करें तो 2025 में यानी वित्त वर्ष 2025 में 11 से 13% हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भारत में बात चाहे धार्मिक पर्यटन की हो, बात चाहे मेडिकल टूरिज़्म की हो, स्टूडेंट टूरिज़्म की हो, इस तरह से तमाम टूरिज़्म की हम बात अगर करते रहें तो देश में पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ये आने वाले समय में किस तरह से बढ़ेगा, चैलेंजेस क्या होंगे, पूरी इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होटल इंडस्ट्रिस्ट हैं पारितोष लदानी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। शुक्रिया शुक्रिया। तो पारितोष जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस्ट्री का मूड माहौल क्या है और किस तरह से रिएक्ट कर रही है। सर, पहले तो एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपका जी बिज़नेस पर। मेरा पहला और बुनियादी सवाल ये होगा कि अभी क्रिसिल की रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया वो बता रही है कि 11 से 13% एनुअल ग्रोथ हो सकती है 2025 में। इसके अलावा 240 बिलियन डॉलर की पूरी इंडस्ट्री है भारत की। तो अभी की जो स्थिति है उसको कैसे देखते हैं और फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इस बिज़नेस से जुड़े हैं, आप सीधी तौर पर चीज़ों को समझते हैं, आप चैलेंजेस को भी सीधी तौर पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। सो दीपक जी, और होटल इंडस्ट्री को मैं इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ क्योंकि इट्स अ शोकेस। इससे आप अपना देश दिखा सकते हैं। जितने टूरिस्ट आएंगे वो बाहर जाके बताएंगे हिंदुस्तान इतना अच्छा है। तो एक शोकेस है। और कोविड में आप जैसे जानते हैं इस इंडस्ट्री की बहुत हालत ख़राब थी, काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस हुए सब लोगों को। लेकिन जो रिबाउंड हुआ है इस इंडस्ट्री का वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। जैसा कि आपने बताया, जो इंडस्ट्री 2 से 3% सालाना ग्रो करती थी, आज क्रिसिल की रिपोर्ट बोल रही है कि 11 से 12% ग्रो की है, जो एकदम सही है। हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ग्रोथ रही वो 55% रही। वो एक बेस था, 2019 का बेस हमने क्रॉस किया। उस ग्रोथ के बाद हमने पिछले साल 14% ग्रो किया अपने होटल में। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जो नए नए हाईवेज आ रहे हैं और इवन छोटे छोटी जगहों में आपका बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई है, बहुत अच्छे रोड्स पहुँच गए हैं, तो ना सिर्फ बड़े शहरों में, और इंडिया इज़ अ लैंड विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स। तो कोई भी टाइप का टूरिज्म देख लीजिए, आप एडवेंचर टूरिज्म देख लीजिए, आप सफारीज देख लीजिए, आप सीनिक टूरिज्म देख लीजिए, आप बीच टूरिज्म देख लीजिए, तो हिंदुस्तान के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये 11 से 12% का जो ग्रोथ का आंकड़ा क्रिसिल ने दिया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सही बात है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सर आपसे समझना चाहूँगा कि अगर मैं सिंसियर डेवलपर का यानी आपके एक्सपेंशन प्लान की बात करूं तो क्या तैयारी कर रखी है आपने आने वाले सालों में, मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरह से एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे हैं, किन जगहों पर एक्सपेंशन कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं? हमारा जो ताज होटल है आगरा में, हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं, उसको लग्जरी, नेक्स्ट लेवल ऑफ लग्जरी में ले जा रहे हैं और हम उस पर 25 से 30 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक नए रूप में आपको अक्टूबर नवंबर से मेकओवर कर रहे हैं, मेकओवर कर रहे हैं, एक नए रूप में होगा वो अक्टूबर नवंबर में, और हम एक लग्जरी वाले सेगमेंट में चले जाएंगे। इसी सोच के साथ हमारी कंपनी जो सिंसियर डेवलपर है उसकी जो एक्सपेंशन प्लान है वो हिंदुस्तान में इतनी जगह है, हम उनमें से केवल 3-4 जगह चूज़ कर रहे हैं। एक तो हम होटल आगरा में ही ला रहे हैं, एक हम नॉर्थ में जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ, एक हम जा रहे हैं जितने पार्क्स हैं एनुअल सफारी पार्क्स उनको टारगेट करेंगे, चाहे वो कॉर्बेट हो, चाहे वो काजीरंगा नेशनल पार्क हो, चाहे वो गिर जो गुजरात में है वहाँ है। तो ये 3-4 जगह हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ हम ऊबर लग्जरी प्रॉपर्टी, लग्जरी नहीं ऊबर लग्जरी प्रॉपर्टी बनाएंगे और वर्ल्ड क्लास लग्जरी एक्सपीरियंस देंगे। और उसका जो रूम रेवेन्यू भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो 50 से 60 हज़ार का टारगेट कर रहे हैं। तो सिंसियर डेवलपर्स का नाम भी हम चेंज करेंगे बहुत जल्दी ताकि वो लग्जरी से सिनोनिमस हो। और अगले 4-5 साल में तकरीबन हमने बजट बनाया है 900 से 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने का और केवल लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने का। और जो हमें लग रहा है जो हिंदुस्तान का जो अमृतकाल है वो आगे ही बढ़ता जाएगा और हमारी जो लग्जरी प्रॉपर्टी जो हम बना रहे हैं, जो मेरा विज़न है, जो हमारे परिवार का विज़न है, वो जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे अगले 3-4 साल में, 4 बन सकती हैं, 5 बन सकती हैं, वो टॉप 20 लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री होनी चाहिए। ये जो आपने 900 करोड़ का जिक्र किया, ये पूरा फंड आप
खुद पूरा फंड इन्वेस्ट करेंगे या बैंक से लोन लेंगे या जॉइंट डेवलपमेंट होगा, किस तरह से होगा? जॉइंट डेट इक्विटी रेशियो वो डिपेंड करेगा, 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या रहे। लेकिन जो भरोसा हमें हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे है, जो भरोसा हमें इंडिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे है, हमें पता है कि हम इस पैसे को रिकवर कर लेंगे सही समय में। ठीक है, एक अहम सवाल ये होता है कि हर इंडस्ट्री की कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उसमें हेल्प करे, जिससे इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो और बेहतर हो जाए। तो मैं समझना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री को अगर हम देखें, हॉस्पिटैलिटी पूरी इंडस्ट्री को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो गवर्नमेंट की ओर से क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिससे ये इंडस्ट्री और तेज़ी से बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बार ये डिमांड आई है जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं होटल इंडस्ट्री के, कि होटल इंडस्ट्री को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। तो उसमें आपकी लैंड कॉस्ट सब्सिडाइज की जाए, लॉन्ग लीज मॉडल भी कर सकते हैं, बिकॉज लैंड इंडिया में इतनी महंगी हो गई है कि होटल बनाना बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली पेचीदा मसला हो जाता है। इंसेंटिव्स होने चाहिए बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे इंसेंटिव्स हैं यूपी में भी हैं, बाकी स्टेट्स में भी हैं। होटल इंडस्ट्री के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, टैक्स इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं। और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि आज की डेट में 4 करोड़ लोगों को होटल इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती है, जो 8.5% है एम्प्लॉयमेंट की वर्कफोर्स का। तो अगर हम थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देंगे, ये 4 करोड़ का फिगर 3-4 सालों में 8 करोड़ का हो सकता है। तो आप एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, आप एंटरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिव देखिए जो हिंदुस्तानियों का है, दे वांट टू डू समथिंग, तो कुछ नया करना चाहते हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और क्रिएटिविटी भी हमारी बहुत अच्छी है। तो क्यों ना हमको अगर गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिल जाए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट या इंसेंटिव सपोर्ट, तो ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं 11-12% की, दीपक जी, ये 20 से 25% आराम से हो सकती है इस इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, आज की डेट में अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें होटल इंडस्ट्री का, इंडिया का, जो आपने मेंशन भी किया $240 बिलियन का, वो केवल 6% है इंडिया की जीडीपी का, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 12% है। टूरिज्म इंडस्ट्री टोटल जो वर्ल्ड का जीडीपी है उसका 12% कंट्रीब्यूट करती है। तो हम अगर थोड़े बहुत इसमें गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई भी स्टेटस हमें दे सकते हैं, तो हम बहुत जल्दी 12% पे। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप अगले 5 साल में? बिकॉज हमने अभी इस समय में देखा है कि गवर्नमेंट का भी फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज़ी से है। जी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस तरह से अयोध्या में एवरी डे कितने लोग, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। एक एग्जैक्ट डेटा देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लाखों लोग अयोध्या के मंदिर में जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ में जा रहे हैं। जो धार्मिक पर्यटन है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है। इसके अलावा मेडिकल टूरिज़्म भी इंडिया का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर इनको सबको ज़रूरत होती है स्टे की, अच्छे अकोमोडेशन की। लोग चाहते हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी में हम समय इन्वेस्ट करें। ये तो हुआ इंटरनेशनल के अलावा, हम डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है वो भी एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छी होटल को स्टे करना चाहता है वहाँ पर। तो मेरा मेन सवाल ये है कि किस पॉकेट में, देश के किस हिस्से में आप फुटफॉल ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मेरी जो स्टडी रही है पिछले 1 साल की, कोई स्पेसिफिक ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा बढ़ेगा। हर जगह काम चल रहा है, और यूपी को थोड़ा फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि यूपी में ताजमहल भी है, जो 7 वंडर्स में मिला जाता है। अब यूपी में भव्य राम मंदिर, श्री राम जी का मंदिर भी है। तो जो रिलीजियस टूरिज्म से लेके एक वेकेशन टूरिज्म का वन स्टॉप डेस्टिनेशन यूपी है। आप वाराणसी चले जाइए, वहाँ आप भोले बाबा जी के दर्शन भी करिए और वहाँ रिलैक्स भी करिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ वहाँ आ रही हैं। आप अयोध्या जाइए, वहाँ दर्शन भी करिए, स्टे भी करिए। फिर आप लखनऊ आ जाएँ, वहाँ पे लखनऊ के जो नवाबी हेरिटेज है उसका आनंद उठाइए। फिर आप आगरा चले जाइए और मुगलिया अंदाज में आप रहिए वहाँ पे। सो यूपी को ज़्यादा फुटफॉल्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज्म से। और ये यूपी डिज़र्व भी करता है क्योंकि राजस्थान टूरिज़्म के जो पेडिस्टल है उसमें बहुत ऊपर है अब यूपी से। तो यूपी हैज़ टू कैच अप। एक अंतिम सवाल सर, इस पूरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इसके चक्के को तेज़ी से घुमाने के लिए क्या की फैक्टर्स काम कर रहे हैं? दूसरा, रोज़गार की नज़र से अगर हम देखें तो होटल इंडस्ट्री अभी कितना रोज़गार दे रही है, और भविष्य में रोज़गार की नज़र से ये इंडस्ट्री कितने रोज़गार पैदा कर रही है? आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में केवल 82 लाख 82 लाख टूरिस्ट आता है। तो 82 लाख तो बहुत छोटा फिगर है। तो अगर ये हम फिगर डबल भी कर लें अगले 5 साल में एट अ रेट ऑफ 20%, तो रोज़गार भी डबल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए
बिल्कुल बड़ी अहम बात कही आपने परितोष जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है और जो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपने बताया कि इंडस्ट्री का दर्जा आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जो अगर सरकार हेल्प करती है तो आने वाले समय में जो अभी वर्कफोर्स है यानी जो रोज़गार है 4-4.5 करोड़ का, जस्ट डबल हो सकता है। यानी रोज़गार के क्षेत्र में होटल इंडस्ट्री एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होटल इंडस्ट्री करती हुई दिख रही है। देश में बढ़ते टूरिज्म के साथ ही होटल इंडस्ट्री भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हाँ, जाहिर तौर पर कुछ रिक्वायरमेंट है जो इसका भी आपने जिक्र किया, उनको पूरा करने की ज़रूरत है। तो ये रही बात आज होटल इंडस्ट्री की परितोष जी के साथ। इसी शो में जुड़े रहिए, बात करेंगे किसी और इंडस्ट्री की और क्या कुछ होता दिख रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। बहुत शुक्रिया करेंगे परितोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।